हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मास्टर हामिद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियन कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। कैसा गया आपका वीकेंड। राधे राधे जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर नया चैप्टर कब शुरू होगा बेटा। ये वाला चैप्टर जब खत्म होगा जस्ट उसके बाद नया चैप्टर शुरू कर देना हमने। इधर आ, इधर इतने गाल खींचो, इतनी क्यूटी क्यूटी क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हो तुम। हैं, कैसे पूछ लेते हो। बढ़िया 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 बढ़िया। पढ़ाई करते रहे, बहुत बढ़िया। हाय सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। चलिए 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 चलिए, शुरू करें फिर। शुरू करें आज की क्लास। लेक्चर नंबर है 8। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का। रूल्स टू अटेंड द क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी साल सिलेक्शन लेना है तो नहीं तो अगले साल यकीन 2.0 में हार्दिक स्वागत करेंगे हम आप सबका। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो रूल्स टू अटेंड द क्लास इसी साल फॉलो कर लीजिएगा। And yes, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे। दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। पढ़ाई को नॉट टुडे नहीं बोलना है, बैकलॉग को नॉट टुडे बोलना है। पता चले घर पे मम्मी बोले बेटा आज पढ़ाई करते हैं, तब आप बोले नॉट टुडे। नहीं भैया, ऐसी हरकतें नहीं करने का। जी 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 जी। आइए, क्या क्या करेंगे आज हम। आज करेंगे हम रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो पढ़ेंगे और होमवर्क देंगे मॉड्यूल से। मुझे आज बता दीजिए, टेस्ट आज है या कल है आप लोगों का। टेस्ट आज है कि कल है। आज या कल। कल है ना। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा था, इसी कारण मैं लिख के नहीं लाया था। सर कल आप क्लास ले रहे हैं बेटा। अगर छुट्टी नहीं है तो हम डेफिनेटली क्लास ले रहे हैं, और अगर छुट्टी है तो फिर कैसे क्लास लेंगे, वो मुझे नहीं पता है कि छुट्टी है या नहीं है। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। कल है, कल है, कल है, हाँ। टॉपिक पर वापस चलते हैं। कर रहे थे हम लोग रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने अलग अलग एंथैल्पीज पढ़ी थी। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजीनेशन। सर ये क्या था, जब 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनता था। ये इथीन से क्या बना है, हाइड्रोजन डाल के इथेन। जितना एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजीनेशन। सर एक और पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पढ़ा था। जब 1 मोल एनहाइड्रस कंपाउंड से पानी डाल के, सॉलिड है ये, पानी डाल के क्या बनाएंगे, हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाएंगे। याद रखिएगा, हाइड्रेटेड कंपाउंड, एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाते टाइम पानी बहुत थोड़ा लेना है, कोई 2-4 बूंदे। ठीक है। दूसरी बात, एनहाइड्रस भी सॉलिड में होगा और हाइड्रेटेड भी सॉलिड में ही होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार
भी ऐसा ही कर रहे हैं हम, बट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। ये देखिए, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में पानी डाल रहे हैं। सर अब की बार पानी कितना? वही पूरा बाल्टी भर, टब भर, है ना, हाँ पूरी नदी, या समथिंग लाइक दैट। तो उसे क्या बोलेंगे आप? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही था एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, बिल्कुल ऐसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर हम आयोनाइज कर देंगे। जो चीज बनेगी वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी चीज बनेगी वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहां पर कॉपर सल्फेट ना लिख के कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, देखो सल्फ हमने आयंस लिखे, आयंस। सर पानी के आयंस क्यों नहीं लिखे? भाई कोवलेंट कंपाउंड होता है वो, तो इसी के साथ जुड़ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे आप? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसी तरह से आपने एक और पढ़ा था, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ा था। 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने पर जो हीट लगती है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा था, 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पढ़ा था, 1 मोल सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और सर हमने पढ़ा था दैट इज बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा था। बॉन्ड एनर्जी क्या थी? 1 मोल डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल को, 1 मोल डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल को तोड़ना है, उसके एटम्स में जो हीट लगेगी उसे क्या बोलेंगे आप? बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे आप? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, हाँ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था, सही कह रहे हैं आप, एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था। 1H2 गैस से जब 2H गैस बनेगा, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा गैसियस पार्टिकल्स के लिए ही यूज किया जाता है। अगर रिएक्टेंट में भी गैस है, प्रोडक्ट में भी गैस है, तो आप बॉन्ड एनर्जी के फॉर्मूले के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है सर, मान लीजिए 1 मीथेन से पूरा 1 कार्बन गैस और 4 हाइड्रोजन गैस, इसका डेल्टा एच कैसे लिखेंगे? बेटा यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड टूट रही थी, तो डेल्टा एच एक बॉन्ड एनर्जी था H2 का। यहां पर CH4 को जब आप तोड़ोगे तो आपको 4 बॉन्ड तोड़नी है, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। ठीक है जी सर, बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? बॉन्ड डेल्टा एच की टर्म्स में बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मान लेते हैं ये x है, ये y है। देखिए हमेशा कोई भी एंथैल्पी दे रखी हो, चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो, हाइड्रेशन दे रखा हो, सॉल्यूशन दे रखा हो, ठीक है, हमेशा डेल्टा एच का फॉर्मूला यही है, एक्स ए से वाई बी, हमेशा फॉर्मूला लीजिए यही है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंटू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी है उसका y है यहां पे, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि x है। ऑलवेज यही फॉर्मूला लगेगा, ऑलवेज हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। पहले प्रोडक्ट आएगा फिर रिएक्टेंट आएगा। फॉर्मेशन दे रखी है तो यहां पर फॉर्मेशन प्रोडक्ट का, फॉर्मेशन रिएक्टेंट का। हाइड्रेशन दे रखी है, हाइड्रेशन प्रोडक्ट का, हाइड्रेशन रिएक्टेंट का। सॉल्यूशन दे रखी है, सॉल्यूशन प्रोडक्ट का, सॉल्यूशन रिएक्टेंट का। हाइड्रोजनेशन दे रखी है, प्रोडक्ट का। जो भी दे रखा है हमेशा फॉर्मूला पहले प्रोडक्ट आएगा फिर रिएक्टेंट आएगा, एक्सेप्ट कहां पर रिएक्टेंट पहले आएगा। आर सी बी कह लो, आर बी सी कह लो, आपकी मर्जी, आरसीबी कह लेते हैं, ठीक है। आर का मतलब है रिएक्टेंट पहले आएगा, रिएक्टेंट पहले आएगा। किसके केस में? एक तो कंबशन के केस में, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में, जिसे डेल्टा एच कंबशन भी बोलते हैं, और एक बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में। इन्हीं दो केसेस में पहले रिएक्टेंट आएगा फिर प्रोडक्ट आएगा, नहीं तो हमेशा प्रोडक्ट पहले आएगा। सर लिख दो, ये भी लिखा हुआ है आपने कॉपी में, डेल्टा एच कंबशन रिएक्टेंट पहले,
प्रोडक्ट बाद में, वही प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट y है, रिएक्टेंट का x है, और बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में भी यही है, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में भी यही, पहले बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की, फिर बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की। आरसीबी का मतलब समझ गए, रिएक्टेंट पहले आएगा, कब? कंबशन और बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है जी। सर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, 1 ग्राम फ्यूल का कंबशन कराने से जो हीट निकलती है उसे क्या बोलते हैं आप? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसको एमआईटी में ऐड कर लीजिएगा, नजर आ ही रहा है वो आपको। आइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को और बोला था कि इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सिर्फ और सिर्फ आप लिख के ले आइएगा। तो बताइए जी, ए बी ए टू बी टू डाई एटॉमिक है, हाँ ए बी भी डाई है, ए टू भी डाई है और बी टू भी डाई है। उनकी बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है, ए टू ए बी और बी टू की 1:1:0.5। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम ए टू एंड बी टू -100 है। और आपसे बॉन्ड एनर्जी A2 की पूछी हुई है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, किससे बना होगा? हाफ A2 गैस, हाफ B2 गैस, डेल्टा एच दे रखा है कितना? -100 किलो जूल पर मोल। आपसे बॉन्ड एनर्जी पूछी हुई है। फिर वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है और साथ में बॉन्ड एनर्जीज के बारे में बात कर रखी है। तो क्या आपको पता है फॉर्मूला बॉन्ड एनर्जी वाला लगेगा? यस सर। और बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी तो डिस्कस किया था हमने, पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2, इसको x मान लेता हूं, इसको x और इसको 0.5x। क्या ये क्वेश्चन हो नहीं चुका? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो चुका है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। A2 की x है प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 की है हाफ x, 0.5x को हाफ x ही बोलते हैं, -1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, सर वो भी x है, -100, ये x/2, ये x/4 और ये x। सर एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, 2x प्लस x -4x, यही हो जाएगा। 3x में से 4x गया सर, -x/4, -x/4 किसके बराबर है सर? -100 के बराबर है। x से x कैंसल आउट हो गया, सॉरी माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, आ गया 400 किलो जूल पर मोल। क्या आपसे A2 की ही पूछी गई थी? यस। क्या A2 की x ही है? यस। क्या आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा? हाँ, सिमिलर क्वेश्चन था। हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन क्लास में सिमिलर कराया था, सही कह रहे हैं आप। तब भी 65% बच्चों का सही है। शाबाश बेटा शाबाश, यही चाहिए। अगले साल 30 साल फॉर्म भरेंगे, 30 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे बेटा। चलिए, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन की भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है। आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी हुई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड की। फॉर्मेशन में हमेशा 1 मोल बनाना होता था। यस, एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट से। क्या आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन का फॉर्मूला दे रखा है? सॉरी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है, एक तो इसकी और इसकी, तो ऑब्वियसली सर फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ कंबशन का लगेगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या होता था सर? पहले रिएक्टेंट आता था 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन प्लस हाफ इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन। सर वो दे ही नहीं रखी बेटा, 0 होगी। ऑक्सीजन का कंबशन थोड़ा होता है, ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन तो दूसरी चीजों को कंबशन कराने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन का कंबशन थोड़ा होता है।
फिर प्रोडक्ट वाला 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO सर -283.5, सर ये -393.5 है, ये +283.5 है, साफ पता चल रहा है -110 हो जाएगा। है कोई -110? ये रहा -110। सर इन्होंने यहां पर 110.5 क्यों लिखा है? पता नहीं क्यों लिखा है, ये तो इन्हीं को पता हो क्यों लिखा है। मेरा आंसर तो -110 आ रहा है। सी ए बिल्कुल सही कह रहे। क्वेश्चन सारे लिख के लाए होंगे, है ना। इतनी देखो, इतनी मतलब मिनिमम द बेयर यू कैन आस्क फ्रॉम एनी स्टूडेंट इज, सबसे कम वो यही है कि एटलीस्ट कॉपी रिवाइज करके आ जाए और क्वेश्चन लिख के ले आए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं सॉल्व करके ले आओगे, देखो बहुत बढ़िया यार, इससे पता चलता है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो। मान लीजिए नहीं भी है, नॉन सीरियस भी होगा ना जो, ठीक है, जो सिर्फ नेम सेक के लिए भी अगले साल तैयारी कर रहा है, वो भी कम से कम कॉपी रिवाइज करके, मिनिमम बोल रहा हूं, कॉपी रिवाइज करके क्वेश्चन लिख के तो लाया होगा यार। ठीक है जी, यस, चलिए। बेंजीन का कंबशन कराते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला पता ही है, उसे CO2 और वाटर मिलता है, ठीक है। आपको हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतनी दे रखी है। आप बताओ क्या होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम? सर आप डेल्टा U के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे कह लो, बात एक ही है। 0.9 किलो जूल पर। आपसे हीट ऑफ कंबशन बेंजीन की पूछी हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कांस्टेंट प्रेशर पूछ, सर डेल्टा H पूछा हुआ है ना, सीधी तरह बोलो। डेल्टा H U दे रखा है, डेल्टा H पूछा हुआ है। सर मैं कॉपी रिवाइज करके आता हूं, मैंने फॉर्मूला शीट बना रखी है और डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन मुझे पता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है? यस। क्या आर की वैल्यू वो भी दे रखी है? क्या टी दे रखा है? हाँ सर, कहीं 25 डिग्री सेल्सियस था, वो रहा 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे 298 केल्विन भी बोलते हैं। तो बस सर डेल्टा एनजी निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा एनजी कैसे निकालूंगा? सर उसके लिए केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। कराओ फिर कंबशन बेंजीन का। क्या हम सबको बेंजीन का कंबशन कराना आता है? सर किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता ही बनता है। सर वो तो इन्होंने भी लिख रखा है, आप कौन सी बड़ी बात बता रहे हो। सही बात है यार, बैलेंस कर लो। 6 कार्बन है, 6 आएगा। 6 हाइड्रोजन है, 3 आएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 और 3 कितने होते हैं? 15। ये रहा 15/2। निकालो भाई डेल्टा एनजी जल्दी जल्दी। सर डेल्टा एनजी होता था नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के, गैस वाले, प्रोडक्ट गैस नंबर ऑफ मोल्स 6। सर ये वाला नहीं लिखा बेटा, लिक्विड है ना, माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के, गैस वाले, रिएक्टेंट है, गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 15/2। सर ये नहीं लिखा, लिक्विड है ना, सर 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। हाफ कह लो या 1.5 कह लो या जो मर्जी, आपका मर्जी। सर डेल्टा U 3263.9 है, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करूंगा तो सर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा एनजी कितना आया है? सर -3.2 है, -3/2। आर की वैल्यू सर फिर वही जूल में रखोगे 8.314। कितनी बार तो बात हो गई कि 25/3 रख लिया करो, थोड़ा कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। टेम्परेचर 298। सर करो इसको, कैलकुलेट करो बेटा। अगर ये 300 होता, अगर ये 300 होता, क्या इसके कटने से ये सिर्फ 100 बच जाता? हाँ सर, 300/3 100 बच जाता। ठीक है सर। 25 को 100 से करूंगा तो कितना होगा? 2500। 2500 को 3 से करूंगा तो कितना होगा? 7500। 7500 को 2 से करूंगा तो 3750। 3750 इसमें ऐड कर दो जरा। 0 5 9 और 7 कितना होता है? 16। और ये कितना हो गया यार? 7। लो भाई ये आ गया 3267650 जूल में। जूल में इन्होंने आंसर किलो जूल में पूछ रखा है तो ये कर लो। लो जी
-3 2, हाँ माइनस माइनस ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर मीथेन डायटोमिक नहीं होती, आपने बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्यों बताया? यही बात मैंने कल भी बता दी थी, आज भी बता दी है। कल मतलब लास्ट क्लास में, एक बार आपके कहने पे दोबारा बता देता हूं, फिर उसके बाद मत पूछिएगा। फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितनी बॉन्ड एनर्जीज है? 4, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड है ही नहीं, अभी भी समझ नहीं आया? अभी भी समझ नहीं आया तो फिर पोगो चैनल देख सकते हैं आप, वहां पर समझाया जाता है रोज 4 बजे से लेके 6 बजे तक। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको हीट इवॉल्व दे रखी है, वही डेल्टा एच दे रखा है, कंबशन ऑफ ग्लूकोज में इतना है 680 किलो। ठीक है, द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कितना CO2 बनेगा जब 170 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व हुई है। इसकी कंबशन से देखो, थिंक विदाउटिंग से कैसे करना है। क्या 6 CO2 बनेंगे? यस, 680 से 6 बनते हैं, तो 170 से कितने बनेंगे? सर आपने यहां से यहां जाने के लिए 4 से डिवाइड किया है, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इतने मोल बनेंगे CO2 के। सर हमें मोल नहीं चाहिए, मास चाहिए, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भाई, आ गया आंसर 66 ग्राम। है कोई मुश्किल है क्वेश्चन? है भाई? बट मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे ना 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 ना, ये क्या कर रहे हो, ये तो खुद को ही पढ़ाते जा रहे हो आप। भाई अब ये चौथा चैप्टर चल रहा है, थिंक विदाउट इंक थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में भी डेवलप होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में, पहले चैप्टर से लगे पड़े हैं, चौथे चैप्टर पे आ गए, थोड़ा थोड़ा तो डेवलप होगा ना। मैं नहीं कह रहा कि 100% आप कर लो ऐसे ही, बट थोड़ा थोड़ा तो डेवलप होगा ना। अगर अभी भी जीरो ही हैं हम, तो फिर अगले साल भी बेटा जीरो ही रहेंगे। ठीक है, आइए फिर भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरा पेन उठा के भी बता देता हूं। जब ग्लूकोज का कंबशन कराया, कंबशन का मतलब सबको पता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है, और हमेशा CO2 और वाटर तो बनना ही बनना है। CO2 गैस में, वाटर लिक्विड में। सर पहले इसको बैलेंस करो, 6 कार्बन है, 6 हो गए, 12 हाइड्रोजन है, 6 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 और 6 18, 18 में से 6 यहां पे है, तो 12 होने चाहिए। ठीक है, इसका डेल्टा एच दे रखा है -680 किलो कैलोरी पर मोल। आपसे पूछा हुआ है कितना CO2 बनेगा अगर 170 किलो कैलोरी ऑफ हीट निकली होती। 170, पहले इसको रखते हैं। क्या आपको पता है जब 680 किलो कैलोरी हीट निकली है, तब CO2 के मोल्स कितने बने? सर 6 बने, 6 6। तो बताओ 170 से कितने बनेंगे? 6/680 इंटू 170। सर 6/4 मोल्स बनेंगे, मोल्स। सर हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें मास चाहिए, तो कभी भी मोल को मास में कन्वर्ट करना होता था, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते थे। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते थे। मोलर मास CO2 का 44 होता है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कि जब इनका कंबशन किया जाएगा उसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी 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 -890 -1411 -1560। ठीक है, किसकी हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू होगी? सर फ्यूल वैल्यू का मतलब क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड पर ग्राम ऑफ द फ्यूल, यानी कि 1 ग्राम फ्यूल का जब कंबशन कराया जाएगा तब जो हीट निकलेगी। सर सीधी तरह बोलो ना कि हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू का मतलब है कैलोरीफिक वैल्यू पूछी है आपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 1 मोल के लिए दे रखा है, 1 ग्राम के लिए निकालना है। सर मोलर मास से डिवाइड कर दो, इसका मोलर मास होता है 16, 24 और 4 28, इसका 30। बताओ भाई, इसको 16 से डिवाइड करो, इसको 28 से, और इसको 30 से, 50 आएगा, और ये 50 से कम आएगा। 28 5 कितना होता है यार?
28/5 का कितना होता है? एक 1400। हाँ ये भी 50 से ऊपर, ये भी 50 से ऊपर। आई थिंक ये आएगा आंसर, आई थिंक ये आएगा आंसर ना। नहीं सर, करके दिखाओ, करके दिखाओ। कर देते हैं भाई, कर देते हैं। ये CH4, ये C2H4 और ये C2H6, सबके मोलर मास यहां गिवन है 16 ग्राम, 28 ग्राम और ये कितना है 30 ग्राम। यहां पर इनका डेल्टा एच कंबशन गिवन है 890, 141111 और ये 1560। सर आपने नेगेटिव साइन कैसे गायब कर दिया? ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी नेगेटिव साइन गायब कर दिया था। अरे भाई हीट इवॉल्व है ना, तो हीट इवॉल्व तो हमेशा ही नेगेटिव में होती है, उसके साइन का क्या करना है, 4 डालेगा भाई। नहीं सर, मैंने नेगेटिव साइन यहां पे रखा था, फिर मास मास यहां पे नेगेटिव में नहीं आ गया। मास हो सकता है कभी नेगेटिव में, है ना, तो थोड़ी सी दिमाग भी लगाना है अपना, लकीर के फकीर नहीं बनना है बिल्कुल। कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है सर। 1 मोल के कंबस्शन से इतना निकलता है, तो 1 ग्राम से कितना लगेगा? मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो। करो भाई, डिवाइड करो जरा, आंसर बताओ। सर CH4 होगा 16 5 जा, हाँ 80 होता है यार, सही कह रहे हो, यही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैं 90 सोच रहा था, 18 5 जा कर रहा था मैं, 18, हाँ ये मैक्सिमम है, ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये कुछ आएगा मेरे ख्याल से 52, ये कुछ 50 पॉइंट समथिंग, और ये आएगा 55 56 से ऊपर आएगा, तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैक्सिमम। हाँ हाँ हाँ, CH4 है, CH4। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए, है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम आराम से करो, बट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो भाई, है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। भाई तुम्हें इतनी बात भी क्या नाम है तुम्हारा, है ना, विशाल, है ना, नाम विशाल रख लिया, काम छोटे छोटे से करने हैं भाई। कॉपी वॉपी रिवाइज किया करो भाई यार, है कैसे कर लो, मतलब इतना टैलेंट कहां से ले आते हो आप, इतना टैलेंट कहां से ले आते हो यार, कि आप टीचर की बात ही नहीं सुन रहे भाई। बात तो सुनो मेरी, समझ आए ना आए वो एक अलग बात है, पहले बात सुनो तो सही मेरी, तुम तो बात ही नहीं सुन रहे मेरी, ठीक है। पहले तो जो ऑडियो है वो अनम्यूट करो, है ना। लास्ट क्लास में स्पेशली मैं लिखवा के गया हूं कि जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाना है। उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी करा के गया हूं मैं। तुम भाई मेरी बात ही नहीं सुन रहे विशाल जी, देखो नाम के साथ तुम्हारे जी भी लगा दिया मैंने। बड़ा काम करोगे भाई कोई। वाई डिड यू डिवाइड बाय मोलर मास? गौरव विश्वास कह रहे हो, कह रहे मोलर मास से डिवाइड क्यों कर दिया? ये बातें लिखते हुए तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा गौरव भाई, मेरे दिल पे क्या बीत रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 मोल का मास गौरव जी, है ना, मोलर मास होता है, तो आपको 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। लाइक वाटर है, वाटर, उसके 1 मोल की वैल्यू दे रखी है, 1 ग्राम की निकालनी है, इसका मोलर मास 18 होता है, तो 18 से डिवाइड कर देंगे। भाई बहुत कुछ हो रहा है भाई, बहुत कुछ हो रहा है बैच में। देखो डेल्टा एनजी कैसे निकाला, एक बार रिपीट कर दो। ठीक है रे बेटा तुम, क्या तुम्हें डीमोटिवेट करें, हम तो खुद डीमोटिवेट हो रहे हैं बेटा।
डेल्टा एनजी होता है बेटा एनपीजी माइनस एनआरजी, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले, प्रोडक्ट गैस नंबर ऑफ मोल्स 6 हो गए, माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले, रिएक्टेंट गैस नंबर ऑफ मोल्स 15/2 हो गए। ठीक है। ओहो अच्छा अच्छा, तुम ये पूछ रहे, तुमने ये -3/2 कैसे लिख दिया, तुम्हें फॉर्मूला याद था? अच्छा 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 बेटा, एक चीज होती है क्लास 4th में मैंने पढ़ी थी जिसे बोलते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 आया, 2 पे 2 × 6 12, 2 के टेबल में 2 कहां पे आया 1, 1 × 15 15, 12 में से -15 गया -3, नीचे 2 था। ठीक है बेटा। सर क्या नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं या ओनली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं? मेरे ख्याल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन ही आपका गलत है। एक कह रहा है एनजी हाफ होगा ना, नहीं जी 3/2 होगा। मैंने अभी अभी सॉल्व किया आपकी सिस्टर के लिए, प्रभास जी, अभी आपकी एक दीदी ने पूछा था, उनके लिए से सॉल्व किया। चलिए 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 चलिए, ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। कोई काम करना है, स्पेसिफिक वर्क करना है, ठीक है। किसी एक इंसान को जो रिवीजन करके आता है उसको एनर्जी कितनी लगेगी? 5615 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, इतनी एनर्जी लगती है रिवीजन करने वाले बच्चे को। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द रिक्वायर्ड एनर्जी हैज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज ओनली। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मतलब बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कंबशन होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है, उसी से रिलेटेड इसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि कोई काम करना है, किसी एक बच्चे को रिवीजन करनी है, रिवीजन में उसकी एनर्जी इतनी लगेगी, तो बताओ उसे कितना ग्लूकोज खाना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये दे रखा है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। क्या 1 मोल ग्लूकोज, थिंक विदाउट इंक से हो जाएगा यार, 2800 किलो जूल के लिए 180 ग्राम लगेगा। इसका मोलर मास 180 ग्राम होता है, तो 5600 के लिए कितना लगेगा? सर इसका डबल है, इसका डबल कर दो, 360 ग्राम हो गया। 360 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, 0.36 हो गया। ले, हो गया थिंक विदाउट इंक से। बट मुझे पता है वो आ ही रहे होंगे जो कहेंगे ये क्वेश्चन कैसे कर देता है ना। तो आइए लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। 1 मोल ग्लूकोज कंबशन से हीट कितनी निकलती है? दैट इज 2808 किलो जूल। 1 मोल का मतलब क्या होता है? उसका मोलर मास। मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है। निकाल भी सकते हैं, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, आप इससे मोलर मास निकाल सकते हैं। तो 180 ग्राम से 2808, या ऐसे भी कह सकते हैं 2808 से 180 ग्राम। बट हमें कितनी एनर्जी कर चाहिए? 5615 चाहिए रिवीजन करने के लिए। 180 बाई 2808 इंटू 5615, ये अप्रोक्सीमेटली इसका डबल है। अप्रोक्सीमेटली, वैसे 5616 आना है, बट 5615 लिखा हुआ तो चल जाएगा। बेटा कितना हो गया? 360 ग्राम हो गया ऑफ ग्लूकोज। सर किलोग्राम में कितना हो गया? 0.36 kg। सर जी हम बी फार्मेसी करने का सोच रहे हैं। जल्दी से कर लो बेटा, वो भी सीट कोई भर ना जाए, कोई और ना ले जाए, जल्दी से कर लेनी है। अभी क्लास छोड़ो और एडमिशन लेके आ जाओ। कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी, पता चले कल तक लेट हो जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई जनों ने सोच रखा है कि जैसे मैं नीट की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा, आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा तो ये एग्जाम खत्म हो जाएंगे। नहीं भाई, ये एग्जाम ऐसे ही चलते रहेंगे, बच्चे मेहनत करते रहेंगे, सेलेक्ट होते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी और आप भी सक्सेसफुल होंगे जिस फील्ड में आप भी जाएंगे। ऐसा नहीं है डॉक्टर बन के ही सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, बकवास बातें हैं ये सारी की सारी। ठीक है, जो आपका ड्रीम है, जो आप करना चाहते हैं, आप वो करेंगे, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, वही है कंबशन ही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना कंबशन में, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ही होता है। अच्छा, ग्लूकोज के कंबशन से इतनी हीट निकलती है। ओके,
25% ऑफ दिस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क। अच्छा, सारी एनर्जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका 25% हमारे पास अवेलेबल होता है कोई भी मस्कुलर वर्क करने के लिए। इसका 25% निकालोगे तो 720 आ जाएगा। इतनी जल्दी कर भी लिया? हाँ, 25% ऑफ दिस, 25/100, 4 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया 720 आ गया। ठीक है, अगर हमें 100 किलो जूल ऑफ मस्कुलर वर्क करना है 1 किलोमीटर वॉक करने पे, अच्छा ठीक है ठीक है, अगर 1 किलोमीटर वॉक करते हो तो कितनी एनर्जी लग जाती है? 100 किलो जूल। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट विल बी ट्रेवल्ड, that will be able to walk after eating 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम था। 180 ग्राम से इतनी एनर्जी मिलती है मस्कुलर वर्क के लिए। 120 से कितनी मिलेगी सर? 180 से डिवाइड करो, 120 से मल्टीप्लाई करो, 2/3 कर दो, करूंगा तो 240 आएगा, 240 को 2 से करूंगा 480 आएगा। इतनी एनर्जी मिलेगी। 1 किलोमीटर में 100 किलो जूल यूज हो जाती है, तो 480 में कितनी होगी? 4.8 किलोमीटर। ये रहा, है ना? लो भाई, क्वेश्चन तो हो गया, थिंक विदाउट इंक से। बट वो लोग आ गए हैं, है ना, जो कहेंगे ना 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 ना, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, ऐसे नहीं लिखोगे, हमें कैसे समझ आएगा सर, हमें कैसे समझ आएगा? मेरे 4,400 रुपए बर्बाद हो गए मम्मी। चलिए आइए, आपके लिए, आपके लिए ग्लूकोज की कंबस्शन से इतनी हीट निकलती जरूर है, बट हमें एनर्जी मिलती कितनी है मस्कुलर वर्क के लिए? सिर्फ और सिर्फ 25%। सिर्फ और सिर्फ 25%। 25%, दैट इज 720। ठीक है सर, ये 180 ग्राम से मिली है, 180 ग्राम से। ठीक है, 180 ग्राम से जो एनर्जी मिली है मस्कुलर वर्क के लिए वो 720 है। आपसे पूछा गया 120 ग्राम से कितनी मिलेगी? 120 से सर 720 बाय 180 इंटू 120, सर ये 4 पे जाएगा, हो गया 480 किलो जूल। 480 किलो जूल। 100 किलो जूल से 1 किलोमीटर वॉक करते हो, 100 किलो जूल से 1 किलोमीटर वॉक करते हो, तो बताओ 480 से कितना करोगे? सर 1/100 इंटू 480, सर 4.8 किलोमीटर। वही किया था मैंने थिंक विदाउट इंक से। वही किया था। बढ़िया बढ़िया अभिषेक, वेल डन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, अच्छा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दे रखा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, आपसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछा हुआ है। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन ये होगा C6H8 प्लस 2H2, 2H2 नहीं 1H2 होगा सर। साइक्लोहेक्सीन बनाना ना, ये रहा C6H इक्वल, रुक जाओ, 10, ये होता है C6H10 C6H8। ठीक है जी, साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सीन बनाना है। आपसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछा हुआ है। सर क्या पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला नहीं लगता है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लगता है। सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की कितनी दे रखी है? -3800। रिएक्टेंट की नहीं, पहले रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ये रहे दोनों, हाइड्रोजन ये रहा और साइक्लोहेक्सीन ये रहा। तो सर -4041 हो जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट में -3920, सर कुछ 121 आ जाएगा, प्लस में 121 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर। पर फिर वही, पेन उठाओ, हमें बताओ रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन, साइक्लोहेक्सीन की, साइक्लोहेक्सीन की सबसे लास्ट में -3800, हाइड्रोजन की सबसे पहले
माइनस प्रोडक्ट की -3920 सर, ये हो गया -4041 +3920 सर -120। ओहो, -121 है, प्लस नहीं माइनस ना। हाँ, ये वाला माइनस बड़ा था ना, सोचा भी दिमाग में यही था बट बोलते टाइम गलती कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, माइनस होगा माइनस। अगला क्वेश्चन करें। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बेरियम क्लोराइड सॉलिड का, एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड का दे रखा है और हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड का दे रखा है। ठीक है, आपसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछा हुआ है। हाइड्रेशन का रिएक्टेंट ये होगा, प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है सर, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसमें से ये माइनस कर दो सर। 29.4 नहीं, 29.44 आना है, 4 29.4 प्लस का सर ये है, गलती से यहां पर 29.6 लिख दिया। वही किया मैंने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या हाइड्रेशन का फॉर्मूला यही था? एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड बनाते थे। लास्ट क्लास में मैं बोल कर गया था स्पेशली कि चाहे हाइड्रेटेड लिखा हो, एनहाइड्रस लिखा हो, इस पानी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताना है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की वैल्यू ये रही, माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू ये रही। आ गया कि नहीं? 29.4 किलो जूल। सर प्रोडक्ट तो आपने सही लिखा है, रिएक्टेंट में ये लिखा, सर ये क्यों नहीं लिखा? बेटा ऐसे बेवकूफों वाले क्वेश्चन फिर मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, तौबा तौबा गाने वाला हो जाएगा बेटा। डाउट तेरा तौबा बेटा तौबा, है ना। पानी का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहे हो आप, सोच रहे हो, मतलब सोचो, पहले सोचो, है ना। 1 मोल पानी में पानी डालने के लिए, देखो, है ना, 1 मोल पानी में पानी डालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? यहां कुछ गड़बड़ करी है शायद। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होगा ये, सही कह रहे हैं, और साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला होगा ये C6H12 C6H10। हाँ, बट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सीन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। आगे बढ़े। स्टडी द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डाटा। सल्फर का S से O2 बन रहा है। अबे ये क्या कर रखा है वे, O2 तो लिखो इसे कम से कम। ठीक है, फिर सारे 2 गायब क्यों है? SO2 से ये हाफ O2 लिखो, SO3 बन रहा है, SO3 में वाटर डालें और H2 प्लस हाफ O2 H2O। हाँ, अब थोड़ा बेटर है भाई, बहुत सारी चीजें गायब थी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 पूछा होगा, कोई बात नहीं जी। आइए, क्या फॉर्मेशन का मतलब होता है? 1 मोल कंपाउंड बनाना है। यस, एलिमेंट किस में होना चाहिए? एलिमेंट्री स्टेट में, तो सल्फर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सल्फर 1 चाहिए, 1 होगा। O2 4 चाहिए, 2 होंगे। 1 H2 चाहिए, 1 होगा। सर रुक जाओ, आपने यहीं पे गलती कर दी सर। सल्फर की एलिमेंट्री स्टेट जो होती है वो S8 होती है सर,
आप यहां पर S8 रखेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। अरे फिर यहां पर भी S8 होगा यार, यहां पर S दे रखी थी तो इस कारण मैंने S ले ली, यहां S8 दिया होगा तो मैं यहां पर भी S8 ही लूंगा। बट उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, बट चलिए जिसके दिमाग में डाउट आया वो बताना भी जरूरी है। अब ये चारों इक्वेशन की हेल्प से ये इक्वेशन बनानी है, बताओ कैसे कैसे बनाएंगे, बताओ कैसे कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ। कई जाने सीधा ही आंसर बता रहे हैं, वाह बेटा आप तो मेरे से भी बहुत आगे निकल गए बेटा। सर मुझे एक तो 1/8 एसिड चाहिए रिएक्टेंट में, कहां नजर आ रहा है, इक्वेशन 1 में, तो कम से कम एक इक्वेशन तो रखो। सर मुझे एक H2SO4 चाहिए प्रोडक्ट में, वो मुझे नजर आ रहा है इक्वेशन 3 में, तो कम से कम वो इसमें ऐड कर दो। सर मुझे एक H2 चाहिए रिएक्टेंट में, एक H2 मेरे को रिएक्टेंट में यहां नजर आ रहा है, तो सर इसमें इक्वेशन 4 भी ऐड कर दो। अभी तक सिर्फ मुझे इतना ही समझ आ रहा है, सही बात बताऊं तो मैं सिर्फ इतना ही करके देख लेता हूं, बाकी बातें बाद में देखेंगे। 1 में 3 और 4 को ऐड कर दो, 1 3 और 4 को ऐड कर दो, 1H2 प्लस हाफ O2। सर ये 1O2 पहले था, 3/2O2 हो जाएगा, 1 3 और क्या है ये 4, 1 3 4 सही किया। हाँ सर ये एक H2O से एक H2O कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर इतना करने से अभी मेरी इक्वेशन तो नहीं बनी है, इवन कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आ गई हैं, क्या SO3 एक्स्ट्रा आ गया, SO2 एक्स्ट्रा आ गया, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब पता है ना, यस सर, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में लिखो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड में, ये जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट साइड में लिखूंगा, और ये जो दोनों रिएक्टेंट है इसको प्रोडक्ट साइड में। सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करूंगा। सर क्यों ऐड करोगे, क्यों ऐड करोगे, SO3 रिमूव करना है मेरे को, रिमूव, यहां पर रिएक्टेंट में है, यहां पर प्रोडक्ट में है, तभी रिमूव होगा, तभी रिमूव होगा। तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में लिखो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट को मैंने रिएक्टेंट साइड में लिख दिया, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में लिख दिया। सर देखो अब बहुत सारी चीजें कैंसल आउट हो गई हैं। मैंने कहा कैसे, SO3 से SO3 गया, SO2 से SO2 गया। सर इक्वेशन क्या बन गई, 1/8 S8, 3/2O2 हाफ O2, सर 2O2 हो गया। सर 1H2 और प्रोडक्ट में क्या आ गया, H2SO4। अरे बढ़िया सर बढ़िया, बन गई कि नहीं, एक इक्वेशन बन गई। जब चारों इक्वेशंस को आपने ऐड किया तो डेल्टा एच भी क्या होगा, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 298.2 98.2 माइनस 130.2, सबके डेल्टा एच को ऐड कर दो, माइनस का साइन लगा दो। सही है भाई, थ्री हंड्रेड और ये 287 कितना हो गया, 587, और लगभग 100 कितना हो गया यार ये, 687, 687 में 130 कुछ, 680, 800, 800 कुछ आएगा, 800 कुछ आएगा, 800 कुछ आएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, किलो जूल, क्योंकि सब किलो जूल में है तो ये भी किलो जूल में आएगा, डी ए डी ए। चैप्टर कब खत्म होगा सर, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूं, चैप्टर कब खत्म होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करा दूंगा तो कल भी खत्म हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक कराऊंगा तो मेरे ख्याल से 2 दिन और लग जाएंगे, डिसाइड आप कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर अगर मुझे क्रैश कोर्स में कराना होता है तो 2 दिन में खत्म करा देते हैं हम, 2 दिन में करना क्या होता है, थ्योरी ऑलमोस्ट सारी बता दो, क्वेश्चंस कम करा दो, अपने आप 2 दिन में खत्म हो जाता है बेटा। आप अगर कहें मैं 2 दिन में भी खत्म कर सकता हूं, अगले सारे चैप्टर्स जो बचे हुए हैं सारे 2-2 दिन में खत्म किए जा सकते हैं।
ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। सर इसमें ट्रिक बोल दो। हाँ ट्रिक बोल देता हूं, एक बार ट्रिक बोल देता हूं। ट्रिक ये है कि हैश लॉ से करना है, हैश लॉ से करना है। मैंने भी हैश लॉ से किया, मैंने भी हैश लॉ से किया। अगर इस क्वेश्चन में H2O की एंथैल्पी इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि क्वेश्चन में डेल्टा एच हाइड्रेशन फाइंड करना था। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में H2O की एंथैल्पी क्यों लिखी थी, उसमें भी तो डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन फाइंड आउट करना है। वंशिका तुम बहुत टॉप लेवल पे हो बेटा, एक हम टॉपर्स बैच बनाएंगे, तुम्हें उसमें लेंगे बेटा। वंशिका का क्वेश्चन आराम से सारे जाने पड़े। कह रही कि इस क्वेश्चन में आपने H2O की वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि इसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आपने इसको नहीं लिया, एग्रीड, मान गई, मान गई। वंशिका देखो इस बात पे तो एग्रीड है। बट वंशिका कह रही है एक प्रॉब्लम और भी है सर, आप देखो आप सही तरह से पढ़ा नहीं रहे हो। कह रही देखो इसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन फाइंड आउट करना था, आपने यहां पर हाइड्रोजन की वैल्यू रखी है, फिर यहां पर क्यों रखी। देखो वहां पर हाइड्रेशन वो भी पानी, यहां पर हाइड्रोजिनेशन ये भी हाइड्रोजन, यहां पर क्यों ली ये बताओ उसे, बताओ। जिसके दम हो ना कहीं पे भी वो बताओ अब। सर ए आंसर होगा। इमरान जी कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा बता देते हैं बेटा। आपको ये इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन बनानी है। इन चारों इक्वेशन की हेल्प से, एक सल्फर चाहिए, दो O2 चाहिए, एक H2 चाहिए, एक H2SO4 चाहिए। सल्फर मुझे फर्स्ट इक्वेशन में नजर आ रहा था, मैंने इक्वेशन 1 लिख दी। H2 मुझे यहां नजर आ रहा था, एक चाहिए था, इक्वेशन 4 मैंने लिख दिया। H2SO4 मुझे रिएक्ट प्रोडक्ट में चाहिए था, वो यहां नजर आ रहा था, इतना कर लिया। इतना करने के बाद मैंने देखा कि यार मेरा आंसर नहीं आ रहा था, ये इक्वेशन नहीं बन रही थी। फिर मैंने इक्वेशन 2 भी ऐड किया था, पहले गलती से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, फिर देखा कि नहीं यार ऐड करना है, ऐड करके देखा इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, देखो तुम्हें आंसर भी फिर वंशिका वैसे ही मिल रहे हैं, वो खैर सारे बच्चे कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस होती है इस कारण। रॉन्ग है, ए आएगा आंसर। कैसे आएगा बाबू ए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना था। प्रोडक्ट की वैल्यू बेटा 8.8 दे रखी है, रिएक्टेंट की वैल्यू बेटा इसकी -20.6 है, तो यही तो आएगा बाबू। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सर अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा कंपाउंड आया जिसकी हमें फॉर्मिंग रिएक्शन नहीं पता, फिर कैसे करेंगे। फॉर्मिंग रिएक्शन नहीं पता, इस क्वेश्चन में कैसी फॉर्मिंग, ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में पढ़ाया गया। एक मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनाना है। H2SO4 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन कैसे नहीं पता होगी, किसकी नहीं पता होगी। HNO3 रख दूंगा तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बनाना है। HCl रख दूंगा हाइड्रोजन क्लोरीन से बनाना है। HBr रख दूंगा हाइड्रोजन ब्रोमीन से बनाना है। ग्लूकोज रख दूंगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऐसा कैसे कर सकते हो यार, ये तो आपने इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा ही नहीं यार। आधा घंटा लगाया मैंने कम से कम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाने में। ऐसे मत करो यार, डाउट मतलब कि ठीक है डाउट पूछना चाहिए बट ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, छोटे हैं ना अभी, हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखा है आपने, देखा है पढ़ाते टाइम मैक्सिमम टीचर जो है वो डाउट ग्रुप नहीं खोलते हैं। देखा है, यस और नो रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए। यस और नो, है ना। क्यों नहीं खोलते हैं बताओ, बताओ क्यों नहीं खोलते। सही करते हैं गलत करते हैं। कभी कभी डाउट ग्रुप में कुछ बच्चे बहुत शानदार डाउट लेते हैं। जैसे कल संडे था, आपको लगता होगा छुट्टी होगी, हमारी हमारी कोई छुट्टी नहीं होती भाई। कल बहुत सारे डाउट मैंने जो है सॉल्व किए बैठ के घर पे। अच्छे अच्छे डाउट थे, वैलिड डाउट, बड़े अच्छे अच्छे। बट मैक्सिमम डाउट जो पूछे जाते हैं वो कुछ भी पूछे जाते हैं, कुछ भी। अब बेटा आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही ध्यान से नहीं रिवाइज कर रखा, तो मैं अब 2 क्लासेस बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे पढ़ा सकता हूं, आप भी समझ सकते हैं, है ना।
अरे एक बच्चे ने ऐसा वर्ड लिखा है जिससे उसको गली मोहल्ले में सारे बुलाते हैं। सही नाम है यार, कितना प्यारा नाम है तेरा, है ना? क्या लिखा था? एल से लिखा कुछ वर्ड, है ना? क्या घर में बाहर खड़े होके सारे यही चिल्लाते हैं तेरा नाम? चलिए चलिए चलिए, है ना? हाँ करा रहे हैं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है, क्लास को। अगला टॉपिक दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। चैट बॉक्स को कर देते हैं 5 मिनट के लिए बंद, क्योंकि टॉपिक अच्छा है। कहीं जाने चटे आते रहेंगे, बाद में कहेंगे सर ओहो। दोबारा बता दो एक बार, दोबारा बताओ एक बार। 4600 रुपए दिए, 46 लीटर खून पीऊंगा मैं आपका। बेटा बाकी टीचर भी हैं, उनसे भी ट्राई कर लो एक बार। आइए, टॉपिक का नाम है रेजोनेंस एनर्जी। सर रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, पहले तो ये बताइए बेटा। कभी भी एक मोल नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कन्वर्ट होगी 1 मोल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे आप? रेजोनेंस एनर्जी। देखिए कोई कंपाउंड जिसमें, ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट उनके लिए है, ये कॉन्सेप्ट उन कंपाउंड्स के लिए है जिनमें रेजोनेंस होती है। पता चले रेजोनेंस ही नहीं होती और हम उसकी रेजोनेंस एनर्जी निकाल रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है ही नहीं तो रेजोनेंस एनर्जी 0 होगी, ठीक है। सर रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है? किसी भी कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस है उसकी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, नॉन रेजोनेटिंग से रेजोनेटिंग बनाइए, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे आप? रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल सही करिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जांपल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होती है, यस, ये मैंने बनाई उसकी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ आ गया बाबू? रिपीट कर दूं, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या है ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो भी इसका एंथैल्पी चेंज आएगा वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? बेटा अभी अभी बोला मैंने, रेजोनेंस एनर्जी में एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा अच्छा, रिलीज का मतलब क्या है? ये नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसकी वैल्यू जो भी आएगी -6 किलो जूल, -2 किलो जूल, -29.3 किलो जूल, जो भी आएगी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। सर अगर उल्टा होता तो, उल्टा होता कि 1 मोल, ये तो MIT में लिखना है, 1 मोल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 1 मोल नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तब क्या आएगा? एंथैल्पी चेंज। बेटा ये रेजोनेंस एनर्जी का उल्टा है तो ऑब्वियसली यहां पर नेगेटिव ऑफ रेजोनेंस एनर्जी आएगी, है ना? आपने जो यहां पर रिएक्टेंट था उसको यहां प्रोडक्ट बना दिया है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया है। सर आपने इक्वेशन रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दी है तो डेल्टा H का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। हाँ हाँ, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी किस में होती है? नेगेटिव में। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर मेरा एक सेकंड क्वेश्चन और है, किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होती है, तो जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखनी है उसकी या नॉन रेजोनेटिंग लिखनी है? रेजोनेटिंग लिखनी है। जिसमें रेजोनेंस है उसकी रेजोनेटिंग ही लिखनी है, ठीक है। इन केमिकल इक्वेशन राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। सर जैसे 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 एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल, हमने मीथेन का कंबशन करा दिया सर।
किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन से बेटा बनता क्या है सर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर तो बनता ही बनता है। सर इसमें रेजोनेंस होती है, ठीक है सर। सर 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 मेरा तो 11th और 12th बिल्कुल बर्बाद है सर, मैं तो डूब चुका हूं सर, मेरा ये हो चुका, मेरा वो हो चुका, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस में रेजोनेंस होती है या नहीं होती है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सीखेंगे आप। अभी तक के लिए जितना काम आएगा मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, जैसे मैंने बता दिया, मुझे पता था ये प्रॉब्लम आएगी, इसी कारण मैंने टॉपिक के शुरू में ही आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होती है, बेंजीन वालों में रेजोनेंस, बेंजीन के कोई कंपाउंड वगैरह आएंगे तो उनमें रेजोनेंस होती है। ये अभी मैं बता रहा हूं, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कंपाउंड देखते ही पता चल जाएगा रेजोनेंस है या नहीं है। अभी तक के लिए तो थर्मोडायनेमिक्स हम इससे भी काम चला सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है रेजोनेंस एनर्जी तो उसमें रेजोनेंस है यार, है ना। अगर पूछा ही गया है कि रेजोनेंस एनर्जी निकालो तो उसमें रेजोनेंस है, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। आइए सर, ये कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हमने, ठीक। सर कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होती है, ठीक। तो मुझे बताओ आपने ये कार्बन डाइऑक्साइड की नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है? बेटा ये मैंने बनाई है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी? तो जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे हम उसमें नॉन रेजोनेटिंग नहीं बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर उसमें रेजोनेंस है तो, ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही पॉइंट जो है वो इस पूरे टॉपिक की जान है बेसिकली, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे लगता है। सर क्यों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे क्यों नहीं लगता, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हिपोथेटिकल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, तो इसी कारण जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके ऊपर फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो। समझ आया? रिपीट कर दूं एक बार, बॉन्ड एनर्जी का जब भी फॉर्मूला लगेगा कहां पर लगेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। कहां पे? ठीक है। बॉन्ड एनर्जी फॉर्मूला किस पे लगेगा? रेजो स्ट्रक्चर पे। जैसे ये बताइए, क्या यहां पर रिएक्टेंट गैस में है? हां गैस में है, ठीक है। अभी इस प्रोडक्ट को कंसीडर मत करिए, अभी मत कंसीडर करिए, सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। क्या यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लग सकता है? आंसर है नो। उसके दो कारण है, दो। एक तो पहला कारण आपको लास्ट क्लास से ही पता है, सर प्रोडक्ट लिक्विड में नहीं है, सॉरी प्रोडक्ट गैस में नहीं है, प्रोडक्ट गैस में नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला तब लगता था जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस में होते थे, प्रोडक्ट लिक्विड में है, इस कारण इसमें बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लग सकता। दूसरा कारण क्या है कि यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता? सर यहां पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, हमेशा बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला किस में लगेगा? क्या हो रहा है यार? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे लगेगा। इसमें नॉन बोला मैंने, नॉन रेजो ही था, पर लिखते टाइम मैंने गलती से रेजो कर दिया। नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे लगता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है तो ऑब्वियसली यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया सर, मैं ऐसा चाहता हूं मैं इसमें बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो इसकी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, यस, और उसको किसमें बनाओ? गैस में। तो बना रहा हूं CO2 गैस, 2H2O गैस। ये कौन सी बनाई है मैंने? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है सर, ठीक है। क्या यहां से यहां जाने पर जो डेल्टा H आएगा, इसको डेल्टा H बोल देता हूं, इसको डेल्टा H1 बोल देता हूं, क्या इस डेल्टा H1 में हम बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जो जिसमें रेजोनेंस है उसकी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, हो सकता है प्रोडक्ट भी गैस में लगा सकते हैं। फिर सर बोर्ड मुझे इससे ये बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसको नॉन रेजो को रेजो में कन्वर्ट करो। कर दिया सर। नॉन रेजो को रेजो में कन्वर्ट करो। कर दिया सर, कर दिया। बताओ यहां का जो डेल्टा H2 होगा वो क्या होगा? सर वो रेजोनेंस एनर्जी होगी। जब भी किसी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हो, जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं आप? रेजोनेंस एनर्जी। बहुत बढ़िया सर। फिर हम यहां से यहां जाएंगे, यानी कि इन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर जो डेल्टा H3 लगेगा, क्या वो ट्वाइस इंटू
एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन है वाटर का। सर ट्वाइस क्यों लिखा? 2 मोल है ना वाटर के, और कंडेंसेशन तो पता ही है गैस से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। गैस से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। आप किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कराएं या मल्टीपल स्टेप्स में कराएं, क्या टोटल डेल्टा एच सेम रहता है? यस। तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यस। क्या डेल्टा H1 को हम बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल। सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस में भी है और इसकी हमने नॉन रेजो बनाई है। तो बताओ, फिर बताओ, इसको बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में लिखो। बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट 1 इंटू, इसमें क्या है सर, 4 बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर आया 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। ये अभी डेल्टा H1 लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। CO2 की स्ट्रक्चर पता है? यस सर। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इंटू, सर कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड एनर्जी है कार्बन और ऑक्सीजन की, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस H2O, 2 आ गया स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इंटू एक H2O में 2 बॉन्ड एनर्जी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, प्लस सर ये डेल्टा H1 लिख लिया बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में। डेल्टा H2 सर वो लिखा ही था रेजोनेंस एनर्जी। सर डेल्टा H3 बेटा वो लिखा ही था ट्वाइस इंटू एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर गैस। सर इसमें पेपर पे क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता रहा हूं। यहां तो इस रिएक्शन का सीधा डेल्टा H पूछा जाएगा और आपको दिया होगा रेजोनेंस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन और बॉन्ड एनर्जी दी होगी। एक ये पूछा जा सकता है, ठीक है। या एक और आ सकता है, ये रेजोनेंस एनर्जी निकालो, आपको बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी, ये एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन गिवन होगा, इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा H गिवन होगा और आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालनी होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस के लिए सिर्फ Y लिखें, नो के लिए सिर्फ N लिखें। बहुत बढ़िया, यस 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 यस, वाई वाई, बहुत बढ़िया। बस एक लास्ट पॉइंट लिखना है हमें बॉन्ड एनर्जी के लिए, फिर उसके बाद क्या है हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल करा दूं अगर आप कहो तो। एक और एग्जांपल करा दो, रुक जाओ। सर ये लास्ट वाला पॉइंट बता दो, लास्ट वाला पॉइंट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का रिवर्स है, लास्ट क्लास में भी बता के गया हूं मैं। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। ऐसा करते हैं कार्बन का कंबशन कराते हैं, करा दिया सर, कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन करा दिया O2 गैस से। सर बनेगा क्या सर? कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से जवाब दो, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूंगा कि नॉन रेजोनेटिंग लिखूंगा? रेजोनेटिंग, नॉन रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग, नॉन रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग के लिए R लिखिए, नॉन रेजोनेटिंग के लिए NR लिखिए। यहां पर कौन सी बनेगी? सबका आंसर सही है सर, ये बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी अभी लास्ट पेज में बताया था आपने कि जब भी केमिकल इक्वेशन होगी, अगर कहीं पर रेजोनेंस है तो आपको उसकी रेजोनेटिंग ही बनाना। बहुत बढ़िया बेटा, ये बात आपने पकड़ ली, वेरी वेरी गुड। ठीक है, इसका मुझे डेल्टा H निकालना है।
मुझे इसका डेल्टा एच निकालना है। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता हूं? एब्सोल्युटली रॉन्ग सर, आप यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। मैंने कहा क्या, कितने कारण है उसके नहीं लगा सकते? सर दो। एक तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनता है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में होने चाहिए। ये गैस में तो है, ये कहां पे गैस में है? ग्रेफाइट तो सॉलिड होता है। ओके, तो पहले इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ फिर जरा, इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी? सर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, यह है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। और अगर मैं कहूं कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन दोनों सेम हैं, क्या आप मुझसे इत्तेफाक रखोगे? सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है सर, ठीक है सर। एटोमाइजेशन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल ने जितने भी बॉन्ड्स बना रखे हैं उन सबको तोड़ के उसके सारे एटम अलग अलग कर दो। कार्बन ने यहां पर जितने भी बॉन्ड बना रखी थी उन सबको तोड़ के सारे एटम्स को मैंने अलग अलग कर दिया। हां, जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है कार्बन की, वही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी है कार्बन की। पहला क्वेश्चन, पहली प्रॉब्लम क्लियर? यस सर, ये गैस में आ गया। बट सर एक और प्रॉब्लम थी यहां पर, क्या था ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। हम क्या बनाएंगे यहां पर? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉन रेजो, क्योंकि तभी बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लग सकता है। ये डेल्टा H2 हो गया। क्या डेल्टा H2 को बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड, अब इसको नॉन रेजो से रेजो में कन्वर्ट करेंगे। जब भी किसी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेटिंग में कन्वर्ट करते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी निकलती है। किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, टोटल डेल्टा एच सेम रहता है। यस सर, तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दूंगा, तो डेल्टा एच आ जाएगा। डेल्टा एच निकालना है, मान लेते हैं डेल्टा H1 सर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। सर डेल्टा H2 बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हैं। रिएक्टेंट भी गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में है, बनी भी नॉन रेजो हुई है, तो लिखो फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन गैस। सर आप ना बहुत मजाक करते हो सर, ये अकेला कार्बन है, अकेला कार्बन, एक एटम कार्बन का, बॉन्ड कोई है ही नहीं, तो बॉन्ड एनर्जी कहां से लिखोगे? 0 लिख दो सर, 0 प्लस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 माइनस CO2 में अभी अभी बताया था 1 इंटू एक CO2 में 2 बॉन्ड्स होती हैं, C डबल बॉन्ड O की। बहुत बढ़िया सर। सर ये डेल्टा H2 भी लिख दिया। डेल्टा H3 क्या था? रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीजें दी होंगी, ये बॉन्ड एनर्जीज, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और ये डेल्टा एच, आपसे रेजोनेंस एनर्जी पूछा होगा, या उल्टा भी हो सकता है, ये सारी चीजें दे रखी है और आपसे डेल्टा एच पूछ रखा है। ठीक, सर जिसको समझ आ गया है वो वाई लिख दे, नहीं आया है वो एन लिख दे। क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन भी करवा देंगे, और पहले थ्योरी तो समझ आए सारी की सारी। सीधा क्वेश्चन पे चले जाएंगे तब बच्चे कहेंगे सर थ्योरी समझाई नहीं, क्वेश्चन पे चले गए आप, है ना? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ना? एक पूरा एग्जाम्पल समझा दिया है, 2 पूरे एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अब एक लास्ट पॉइंट लिखूंगा मैं रेजोनेंस एनर्जी का, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन।
ठीक। रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने का एक और तरीका, एक तरीका तो ये हो गया है ना, ऐसे करके निकाल लो, निकाल लो, ठीक है। एक और तरीका है रेजोनेंस एनर्जी का, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच। अरे ये क्या कर रहे हो, डेल्टा एच जो आना चाहिए माइनस डेल्टा एच जो आया है। मान लीजिए आप हाइड्रोजिनेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हाइड्रोजिनेशन कर रहे थे। डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन जो आना चाहिए, जो आना चाहिए वो यहां पे लिखूंगा, माइनस डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन जो आया है, दोनों को माइनस कर दूंगा, रेजोनेंस एनर्जी पता चल जाएगी। दोनों को माइनस कर दूंगा, रेजोनेंस एनर्जी। सर एग्जांपल देंगे, एग्जांपल देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, आओ आओ एग्जांपल देंगे। ये देखो, जैसे ये साइक्लोहेक्सीन है, क्या नाम है बाबू इसका, साइक्लोहेक्सीन। मैंने इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, सारी बॉन्ड सिंगल हो गई, तो इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन है -x। मान लेते हैं कितना है, -x। ठीक है सर, ठीक है। यानी कि एक डबल बॉन्ड को, ये एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने पर कितनी एनर्जी लगती है, -x लगती है। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताइए, अब मैंने क्या बनाया सर, ये बेंजीन बनाया आपने, बेंजीन। अगर इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछी जाए वो कितनी होनी चाहिए सर, एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए -x लगती है। यहां पर तो आपने 3 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, तो बताओ कितना आना चाहिए, कितना जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए आप बताओ। सर एक के लिए -x लगती है, तो 3 के लिए कितनी लगेगी सर, -3x। ऐसा होना चाहिए, बट रियलिटी में पता क्या हुआ, रियलिटी में पता क्या हुआ, बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो आया, जो आया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो बेंजीन का आया, आया रियलिटी में वो आया -y किलो जूल। तो बताओ रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालूंगा, रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालूंगा, जो आना चाहिए -3x माइनस जो आया है, दैट इज y -3x किलो जूल। ये है रेजोनेंस एनर्जी, ये है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, क्या ये सबको क्लियर है। आइए क्वेश्चन क्वेश्चन खेले, लो पहला क्वेश्चन AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। अभी अभी समझाया था, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन दे रखा है, दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, -119.5 किलो जूल पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन वो भी दे रखी है बाबू, कितनी दे रखी है, -150.4 किलो जूल पर मोल। आपसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछी हुई है, बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी हुई है, ये पूछा हुआ है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, जो आना चाहिए, ये आया आया है, आया, ये पूछा हुआ है।
सर कोई बात नहीं, रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला यही था कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो आना चाहिए माइनस जो आया है, यही पूछा हुआ, कोई बात नहीं सर। अगर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है तो बताओ जरा 3 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए कितनी लगेगी, जल्दी जल्दी बताओ। 3 के लिए कितनी लगेगी? ये वो है जो आना चाहिए। बताओ कितना कितना कितना, जल्दी जल्दी बताओ सर। -119.5 एक के लिए होती है, तो यहां पर तो 3 रिड्यूस करनी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -358.5 किलो जूल निकाल लेंगे। रेजोनेंस एनर्जी किसके बराबर है? जो आना चाहिए माइनस जो आया है, वही निकालना है सर, वही निकालना है। सर इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? मैंने कहा ये रही -150। सर ये -358 इधर आके क्या हो जाएगा? +358। माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सॉल्व करना भाई, सॉल्व करना सर। 208.5 प्लस में, मैं कहूंगा नहीं 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 माइनस में, माइनस इधर आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक देखना है, ऐसी कोई वैल्यू दे रखी होगी, ये रहा, ठीक है। 208.1 आना है, 1 आना है, सही कह रहे हैं। 358.5 में से 150.4 जाएगा तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आया कि ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कौन सी पूछी हुई है, जो आया है या जो आना चाहिए? अरे यार जो आना चाहिए वो तो तुम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो, एक बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए इतनी चाहिए, तो 3 के लिए कितनी चाहिए? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना बेवकूफी वाला क्वेश्चन नहीं पूछना ना। एक और सर, एक और, बिल्कुल पढ़ो जरा, ये क्या कर रखा है भाई? अच्छा कंबशन, ठीक है सॉरी। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं बड़े अच्छे तरीके से कि आंसर अगर -380 आएगा तो उसको +380 लिखना है, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। CO2 का फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, बॉन्ड एनर्जी कार्बन ऑक्सीजन की दे रखी है, ऑक्सीजन की दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन का दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कार्बन का दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कार्बन का दे रखा है, दे रखा है। ये देखो, क्या मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूं? बिल्कुल। कार्बन सॉलिड जो कि ग्रेफाइट ही होगा, अब ये मत पूछना कि ग्रेफाइट क्यों होगा, डायमंड क्यों नहीं होगा, सारे एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में लेने होते हैं। प्लस O2 गैस, कंबशन कराना है, CO2 गैस। मुझे ये बताओ क्या इसका डेल्टा एच दे रखा है? यस। -393 दे रखा है, यस। किलो जूल में होगा, हाँ सारे वो देखो किलो जूल में, तो मैं किलो जूल लिख देता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, क्या हम यहां पर कौन सी स्ट्रक्चर लिखेंगे CO2 की, रेजोनेटिंग या नॉन रेजोनेटिंग? सर किसी भी केमिकल इक्वेशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखनी होती है, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हैं, क्या मैं यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते सर आप। उसके 2 कारण है। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगता है नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, एक। दूसरी बात, बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगता है जब सारे गैस में दे रखे हो, तो सॉलिड में दे रखा है तो अच्छा, पहले उसको गैस में कन्वर्ट कर लो। कर लिया सर, कर लिया। बताओ यहां पर कौन सी एनर्जी लगेगी सॉलिड से गैस जाने में? सर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन? बात एक ही है, यहां पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दे रखी है कार्बन की, सब्लिमेशन कार्बन की। सर फिर यहां से हम CO2 गैस अगर बनाएं नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो हम यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इस डेल्टा H2 को मैं बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूं, क्योंकि रिएक्टेड भी गैस में, प्रोडक्ट भी गैस में, और इसकी मैंने नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है। बहुत बढ़िया।
फिर इसको नॉन रेजो से रेजो में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी एनर्जी लगेगी? नॉन रेजो को रेजो में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी लगती है रेजोनेंस एनर्जी। किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, क्या टोटल डेल्टा एच सेम रहता है? टोटल डेल्टा एच सेम रहता है, यस सर। बताओ भाई, डेल्टा एच वो रहा -393। डेल्टा H1 एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सर 718। क्या मैं डेल्टा H2 बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूं? बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में, यस सर। पहले बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की, सर इसकी बॉन्ड एनर्जी तो बोलना ही मत, ये तो बेचारा अकेला ही पड़ा हुआ है। ये रहा कार्बन गैस, बॉन्ड बना ही नहीं रखी, तो बॉन्ड एनर्जी कहां से होगी? बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं आप। प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, बॉन्ड एनर्जी O2 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 और 498 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक CO2 के अंदर दो बॉन्ड्स होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 539 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस डेल्टा H3 क्या था? रेजोनेंस एनर्जी। सर यही तो निकालनी है, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। O2 में दो बॉन्ड होती हैं बेटा, फिर ऐसा करो, फिर मुझे मार ही दो बेटा तुम। O2 में दो बॉन्ड नहीं होती, डबल बॉन्ड होती है बेटा, डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड नहीं होती, डबल बॉन्ड होती है। फिर तो बेटा CO2 में फिर बेटा चार बॉन्ड्स होती हैं, है ना बेटा, दो डबल बॉन्ड होती हैं। क्या होगा भाई दुनिया का? सॉल्व कर लीजिए बेटा आप इसको। 1038 में से 498 गया, 498 गया, 500 चला गया ना बेसिकली, 500 चला गया तो 538 बचेगा। 538 में दो ऐड कर तो 540, 540 और 718, ऐसे लिख देता हूं। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू -393 और कितना आया था ये? 540 माइनस का था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। सर ये हो गया 147, 147 में 718 ऐड करना, 140 नहीं माइनस करना, माइनस, क्योंकि इधर जाके प्लस में है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 147 में से 718 गया, 118 जाएगा तो 600, 600 में से फिर 131 गया, 469, कुछ ऐसा है क्या? 469 नहीं यार, ये तो नहीं आ रहा आंसर। क्या गड़बड़ करी है मैंने? देखना, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होगी और कुछ कॉन्सेप्ट वाइज कोई गलती हो ही नहीं सकती। देखना कहां गलती करी है मैंने। 531 आएगा, हाँ ये तो ऑप्शन तो मैच ही नहीं होंगे, पता है ऑप्शन इसके डाल दिए 29.6 वाले के, 29.6 वाला क्वेश्चन था ना, ये ऑप्शन उसके डाल दिए, पता नहीं कहाँ गया वो क्वेश्चन, था कोई ऐसा क्वेश्चन ये वाला, इसके ऑप्शन उठा के मेरे ख्याल से यहाँ पे डाल दिए मैं। तो चलो आंसर मैच तो नहीं करेगा वो तो कोई बात नहीं, हाँ ये उसी का ऑप्शन डाल दिए, बट आएगा कितना? आएगा कितना? -3193 -7 8 और 1038 में से 498 गया, 540 प्लस का 531 आएगा, 531 आएगा, 1000, 1100, 500, 600, 600, हाँ 500 कुछ आएगा यार,
500 कुछ आएगा, 531। सर आंसर आपको पॉजिटिव में बताना था, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। आंसर आएगा +531, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या बताना है आपको, मैग्नीट्यूड बताना है, पॉजिटिव में बताना है। मैंने दोनों प्रकार के क्वेश्चन करा दिए। देखो दो फॉर्मूले थे इसके, किसके, रेजोनेंस एनर्जी के, एक ये वाला और एक बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स वाला। मैंने जब क्वेश्चन कराए हैं आपको, पहले पूरी थ्योरी समझाने के बाद ये बॉन्ड एनर्जी वाला दो एग्जांपल दिए इसके, एक ये पूरा एग्जांपल दिया, एक ये पूरा एग्जांपल दिया, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजिनेशन वाला एग्जांपल दिया, फिर उसके बाद ये वही हाइड्रोजिनेशन वाले से जो आना चाहिए माइनस जो आया, और एक बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स पे भी न्यूमेरिकल करा दिया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं जाने कह रहे हैं कुछ और आएगा, सॉल्व कर लेना यार, फिर कुछ और आएगा तो, है ना। सॉल्व, अब ये मत कहना कि आप प्लस माइनस भी नहीं कर पाओगे, कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस करना सिखाना ना मेरा काम है। बारिश आ रही है बाहर, जबरदस्त बारिश आ रही है। चलिए आइए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, बॉन्ड एनर्जी O2 का भी जीरो होगा ना, एज इट इज इन मॉलिक्यूलर स्टेट। फिर तो ये भी मॉलिक्यूल है, इसका भी जीरो होना चाहिए, ये भी मॉलिक्यूल है, इसका भी जीरो होना चाहिए, ये इसका भी जीरो होना चाहिए, और फिर इसका भी जीरो होना चाहिए, फिर इसका, फिर सबका जीरो ही कर देते हैं बेटा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, सबकी बॉन्ड एनर्जी जीरो ही कर लेते हैं बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा 539 इंटू 2 1078 होगा, ठीक है जी। 540 की जगह 15, ठीक है, जितना भी होगा। इसमें हीट दिया है तो एंथैल्पी के लिए साइन चेंज क्यों नहीं होगा, एंथैल्पी ही दिया, गलत लिखा हुआ है, एंथैल्पी दिया है। कंबस्शन किसी की भी नेगेटिव में आती है, नेगेटिव ही दे रखी है। सब्लिमेशन किसी की भी हीट एब्जॉर्ब होती है, पॉजिटिव, वही दे रखा है। शफी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस एंड नॉट रेजोनेंस कब होगा, हमें कैसे पता चलेगा। जब भी आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फाइनल प्रोडक्ट में अगर रेजोनेंस है तो आपको रेजोनेंस ही बनानी है आप, बट आप उसके बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको पहले नॉन रेजोनेंस बनानी पड़ेगी। ठीक, फिर नॉन रेजोनेंस को रेजोनेटिंग में कन्वर्ट करोगे, यही सिखाया अभी। अम्ब्रेला ले जाओ, अम्ब्रेला, हाँ कार चले जाओ। कार की चाबी मिरर को भैया, मिरर मिरर उधर बेडरूम में मिरर को भैया। आज काफी सीरियसनेस है चैट के अंदर, साफ नजर आ रहा है कि बच्चे काफी रिलैक्स होके आए हैं वीकेंड के बाद, तो लगे रहिए जी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, जो टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। टॉपिक का नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान से सुनिए और समझिए। कभी भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का, जरूरी नहीं है कि वो एसिड जो है वो HCl होना चाहिए या HNO3 होना चाहिए या H2SO, कोई भी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और जब भी उसका न्यूट्रलाइजेशन होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस,
तो सर बनेगा क्या बेटा, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, न्यूट्रलाइजेशन से सर हमेशा सॉल्ट बनता है, सॉल्ट और वाटर। सर इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन ही बोलते हैं। एसिड और बेस जब मिलते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस समय जो हीट निकलेगी, जो एंथैल्पी चेंज आएगा, उसे क्या बोलेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। एसिड कोई सा भी स्ट्रांग हो, बेस कोई सा भी स्ट्रांग हो, NaOH हो, KOH हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, डज नॉट मैटर, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड है -57.3। कई बुक्स के अंदर इसको -57.1 भी लिखा हुआ है, घबराइएगा मत, बात सेम ही है। सर क्या आप इसमें कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? एग्जाम्पल MIT यहां लिखेंगे, MIT यहां लिखेंगे, और एग्जाम्पल मैं यहां पे दे रहा हूं। मुझे जल्दी से बताइए इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना आएगा, कितना आएगा? आराम से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए। सर ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ना, ये मोल्स होते हैं, मोल्स, मोल्स। तो बताओ यहां पर कितने मोल दे रखे हैं? 1 1 1 1। नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट बताओ ना सर, ग्राम इक्विवेलेंट बताओ। बताओ भाई, ग्राम इक्विवेलेंट का मोल के साथ क्या रिलेशन होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल इसका 1 है, यस। इसका एन फैक्टर क्या होगा? सर किसी भी एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? जितने वो H पॉजिटिव आयन देता है, जितने वो H पॉजिटिव आयन देता है। कितने H पॉजिटिव आयन देगा? 1। सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मोल्स 1 है, और मोल्स इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा? बेस का एन फैक्टर क्या होता है? जितने वो OH नेगेटिव आयन देता है, सर 1। अगर इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो डेल्टा H फिक्स्ड है, दैट इज -57.3 किलो जूल। बहुत बढ़िया सर। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और बताते हैं ना। HNO3 प्लस, यहां पर आपकी बार KOH रख लेते हैं, KNO3 बन गया, और साथ में एक H2O। सर इस रिएक्शन का डेल्टा H बताइए। फिर वही यहां पर मोल्स लिखेंगे 1 1 1 1। सर ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट। मोल्स कितने हैं? 1। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? जितने वो H पॉजिटिव आयन देता है, 1। बेस का एन फैक्टर क्या होता है? जितने वो OH नेगेटिव आयन देता है, 1। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा? और साथ में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड है सर, दैट इज -57.3 किलो जूल। सर मेरे पास अब 2 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड क्यों है सर? फिक्स्ड क्यों है? मुझे एक बात बताओ। देखो यहां पर एसिड कोई और है, यहां कोई और है, यहां बेस कोई और है, यहां कोई और है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस अलग अलग हैं, तो फिर भी रिएक्शन की एंथैल्पी जो है वो फिक्स्ड कैसे है? मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले पेज पे दूंगा। आओ HCl वाले से एक्सप्लेन कर देता हूं, आ जाओ आराम से। क्या आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? यस, स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जाके डिसोशिएट हो जाता है पूरा का पूरा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या है पता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये पानी में जाके ये डिसोशिएट हो जाता है पूरा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये सॉल्ट है? सर सॉल्ट तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि पानी में डालेंगे ये भी पूरा टूट जाएगा। फिर ये तो पानी है, कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड पानी में टूटते नहीं है। ये तो वैसे तो खुद ही भी पानी है, बट कोई कोवलेंट कंपाउंड होता है वो पानी में जनरली टूटता नहीं है। तो H2O ही रहेगा, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में नहीं टूटेगा। ये पानी में जाके टूट गया ऐसे, पानी में जाके टूट गया ऐसे, पानी में जाके टूट गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाके टूट जाएंगे। ये एज इट इज रहेगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से। क्या ये Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कट गया, Cl नेगेटिव आयन से Cl नेगेटिव आयन कट गया, इक्वेशन क्या बन गई? H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से मिलकर क्या बना रहा है? H2O।
इसी का एंथैल्पी चेंज है -57.3 किलो जूल। जब भी एक मोल H पॉजिटिव आयन एक मोल OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके एक मोल H2O बनाते हैं तो एनर्जी जो निकलती है वो -57.3 किलो जूल पर मोल होती है। सर अगर यहां पर HCl की जगह HNO3 होता, यहां NO3 नेगेटिव आ जाता, यहां KOH होता, यहां K पॉजिटिव आ जाता, ये NO3 नेगेटिव, ये K पॉजिटिव, ये NO3 नेगेटिव, ये K पॉजिटिव, तब भी कैंसिल आउट हो जाना था, तब भी यही रहना था कि आपको समझ आ गया कि इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमेशा फिक्स्ड क्यों है, वो हमेशा फिक्स्ड क्यों है। यस के लिए सिर्फ Y लिखिए, नो के लिए सिर्फ N लिखिए। सर एक H2SO4 वाला भी एग्जांपल दे दो, दे देते वो भी दे देते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आओ, एक जने ने बोला कि H2SO4 वाला एग्जांपल दे दो, वो भी दे देते हैं। आ जाओ, आप बताओ कि इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा। सर मोल इसका एक है, इसके मोल दो हैं, इसका मोल, चलो ये तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट लिखो, ग्राम इक्विवेलेंट, मोल इनटू एन फैक्टर। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, जितने H पॉजिटिव आयन देगा 2, मोल कितने 2, एन फैक्टर। बेस का एन फैक्टर क्या होता है, जितने OH नेगेटिव आयन देगा 1। सर यहां पर 2 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के हैं, तो बताइए डेल्टा H कितना आएगा। सर अगर ये 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट होता तो आता -57.3 या -57.1 भी बोल सकते हैं। 2 ग्राम इक्विवेलेंट है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ठीक। एक दूसरी बात, सर हमारा दूसरा क्वेश्चन पता क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था सर, चलो ये भी बताओ पहले आगे, मैं देखता हूं कितना करते हो, कितना समझ आया तुम लोगों को। चलो जल्दी बताओ। सर अगर यहां पर NaHSO4 बनता, वही क्या हो गया, हाँ यहां पर अगर NaHSO4 बनता तो फिर यहां पर 1H2O बनता। एक H2O जब भी बनेगा तब आना है -57.3, 2 बनेगा तो 2 आ जाएगा, 1 बनेगा तो -57.3, 2 बना है तो 2 आ जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। यही MIT है, बार बार इनके ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। H2O देखो, अगर एक H2O बन रहा है तो -57.3, 2 H2O बन रहे हैं तो -57.3 इंटू 2, 3 बन रहे हैं तो 3 इंटू -57.3, 4 बन रहे हैं तो 4 इंटू -57.3। ठीक है जी। दूसरी बात, MIT की तरफ वापस चलते हैं। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नहीं पहला एक और बात जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन कर दी है बट MIT में नहीं लिखी, कि डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। सर क्यों फिक्स्ड है, अभी अभी तो बताया, बिकॉज ऑलवेज यही हो रहा है, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव मिलके एक H2O बना रहे हैं, इसी कारण एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट, सर अगर यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग की जगह वीक कंपोनेंट हो, यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की जगह आइदर ये वीक एसिड हो या वीक बेस हो या दोनों ही वीक हो, दोनों ही वीक हो, तब क्या होगा बेटा, वीक कंपोनेंट क्या होते हैं, फुली डिसोशिएट नहीं होते हैं, उन्हें डिसोशिएट करवाना पड़ता है। तो क्या उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ हीट यूज होगी, बिल्कुल सर, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर में बैठ के आराम से राइट नाउ पढ़ रहे हैं आराम से, ठीक है। कुछ जानों को ऑब्वियसली जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी आपको पता है, मुझे मेरी कोई बताने वाली बात नहीं है, ये भी मतलब जग जाहिर है, इसमें कोई
नहीं तो फिर सारा बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है चीजों का यूज करना पड़ता है ना। हो सकता है कई पेरेंट्स को ही पता हो कि यार मेरा लाल या मेरी लाली ऐसी है ही नहीं कि जो खुद बैठ के पढ़े, तो उनके माताश्री या पिताश्री जहां पर भी बैठ के वो पढ़ते होंगे उसी रूम के बाहर खड़े रहते होंगे, उसी रूम में उनके पीछे बैठते होंगे, क्यों? क्योंकि इनका ध्यान पढ़ाई पर दिलवाना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली वीक एसिड या वीक बेस भी ऐसे ही है, खुद डिसोशिएट नहीं होते हैं, इनको डिसोशिएट करवाना पड़ेगा। डिसोशिएट करवाने के लिए किसी को क्या चाहिए होती है? हीट। वो कहां से मिलेगी? वो यहीं से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। अच्छा, यानी कि हीट अगर 57.3 किलो जूल रिलीज होनी चाहिए थी, अब की बार क्या होगी? कम रिलीज होगी। वो कुछ हीट कहां गई? अरे वो वीक कंपोनेंट को डिसोशिएट कराने के काम आ गई, वीक कंपोनेंट को डिसोशिएट कराने का काम आ गई। हाँ। इफ एनी कंपोनेंट वीक है, चाहे वीक एसिड है या वीक बेस है, तो कुछ हीट यूज होगी आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, ऑफ वीक कंपोनेंट। अब वो चाहे वीक एसिड हो या वीक बेस हो। मान लीजिए हीट रिलीज होनी थी 57.3, बट रिलीज हुई है सिर्फ 50। कितनी रिलीज हुई है? 50। तो बताओ डिसोसिएशन में कितनी हीट यूज हुई? यूज होनी थी, रिलीज होनी थी 57.3, रिलीज हुई है सिर्फ 50। कितनी? 7.3 किलो जूल यूज हुई कंपोनेंट के डिसोसिएशन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आ जाओ फिर क्वेश्चन खेलते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COH बाय NaOH, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है सर, ये वीक एसिड है। आपको कैसे पता? मैक्सिमम ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड ही होते हैं। ऑर्गेनिक का इतना तो पता होगा, कार्बन का है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी इतनी दे रखी है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है, इसकी जगह स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है, तब इतनी आती है। तो बताइए डेल्टा एच बताइए, जो कि इसके आयोनाइजेशन में या डिसोसिएशन में यूज होगा। हीट निकलनी कितनी चाहिए थी? इतनी। निकली कितनी है? इतनी। तो कितनी यूज हुई होगी इसके डिसोसिएशन में? दिस माइनस दिस। 55.9 में से 50.6 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? दैट इज 5.3 आएगा। 5.3, ये रही 5.3 है ना। सी है ना। बढ़िया। एम्स का क्वेश्चन है ये, और करोगे? करो। एंथैल्पी चेंज जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं तब आती है -57 किलो जूल, ठीक है। आपको इसके लिए पूछा गया सर, आपने, ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है सर, आपने बोला ही था कि एक H2O बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो -57 पॉइंट आएगी, तो 2 बन रहे हैं, तो 2 इंटू -57, खत्म, टाटा बाय बाय, -114। यार यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। बॉम्ब कैलोरी मीटर है, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ काम की बात सुनिए, ठीक है। देखिए, जब बैच स्टार्ट हुआ था ना, तो बहुत सारे बच्चों का जो लेवल है वो बिल्कुल जीरो के ऊपर था। ये फैक्ट है, क्योंकि मैं डाउट्स वगैरह लेता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो मुझे ज़्यादा पता होगा एज कंपेयर टू एनीवन एल्स, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का लेवल जो है वो बहुत कम था, ठीक है। अब अच्छी बात क्या हुई है, पिछले इतने समय में, लगभग 2 महीने में,
बहुत सारे बच्चों ने अपने लेवल को राइज अप कर लिया, वो दिख जाता है, मतलब कि दैट वो ना, मुझे ये इस बात का प्रूफ देने की जरूरत है कि बैच जब शुरू हुआ था तो बहुत सारे बच्चे जमीन के ऊपर रेंग रहे थे, बिल्कुल ना, देवर क्रॉलिंग ऑन द फील्ड। अब राइट नाउ मैं देख पा रहा हूं उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो नीलिंग पोजीशन से लेके खड़े हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम जनता यही है। प्रॉब्लम कहां पे है मैं बताता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे, इनकी परसेंटेज बहुत कम है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने लेवल को नहीं बढ़ा रहे हैं यार। अब देखिए टाइम आ गया है कि आप 2 महीने लगभग अगर कोई आपका हाथ पकड़ के आपको चलाने की कोशिश कर रहा है ना, तो 2 महीने बाद खुद को शर्म आनी चाहिए, कहना चाहिए अरे छोड़ो सर, 2 महीने से अगर हम जमीन पे रेंग रहे थे, अब हम आपने उठा दिया, अब आप चला रहे, हाथ छोड़ो सर हमारा, हमें चलने की फ्रीडम तो दो कम से कम, हम चलेंगे भी भागेंगे भी। कई जाने कह रहे नहीं नहीं नहीं, कई जाने ने हाथ बिल्कुल और टाइट पकड़ लिया, अरे भाई अगर इसने छोड़ दिया तो मैं दोबारा जमीन पे गिर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अब अपना इनपुट होना चाहिए, आपका अपना दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। एक तो वो कैटेगरी है, हालांकि वो बहुत परसेंटेज कम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि और अगले 10-15 दिन में वो ये लोग भी अपना हाथ छुड़ा के चलना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है मेरे साथ, जो मेन प्रॉब्लम है, कई जनों ने पता क्या किया है, 3rd चैप्टर के बाद ही सीधा पढ़ने के लिए आए हैं थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज ओके भाई, बैकलॉग हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे। बट यार ऑब्वियसली कई जानों की नर्सरिंग चल रही है पिछले 2 महीने से, आप लोगों को फूड खाते हुए कितना समय हुआ है, अभी मुश्किल से 5-7-10 दिन हुआ है, आप उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते, फैक्ट है भाई, उनको 50 दिन हो गए हैं, आपको 10 दिन हुए हैं, ठीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 दिन में हमारा लेवल उनके लेवल के इक्वल ही हो जाए जिनको 50 दिन हुए हैं, ठीक। तो मेक श्योर करिए कि अगर आप यहीं पे पिछले 10 दिन वाली कैटेगरी में हैं, मेक श्योर करिए कि आप थोड़ा थोड़ा जो है चीजों को और ज्यादा समझने की और रंग में ढलने की कोशिश करिए। मुझे डाउट बताने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आई टेक लॉट ऑफ डाउट्स, बट वेन द डाउट्स आर जस्ट रिलेटेड टू द लास्ट क्लास रिवीजन, बहुत पेन होता है यार। एक से चीज को 4-4 6-6 बार समझाने के बाद आपसे पूछा जाता है यस और नो, सबको समझ आया, तब आप जवाब देते हैं यस 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 सर। अगले दिन फिर आते हैं बिना रिवाइज किए हुए और फिर वहीं पे फंसे होते हैं। आज बच्चे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाउट पूछ रहे थे, कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स होती हैं, अरे भाई एक बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है वो, ठीक है। ऐसे तो तुम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स बोलने लगोगे, अरे भाई एक बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है भाई। बॉन्ड एनर्जी भी एन ट्रिपल बॉन्ड एन की गिवन होगी, एन सिंगल बॉन्ड एन की थोड़ा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, प्लीज इनके बारे में ध्यान दीजिए। आज एक बच्चे ने मेरे को पता क्वेश्चन क्या पूछा था, वो जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला पूछ रहा था, उसे वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलना था। तो कहीं ना कहीं रिवीजन में जहां पर लैग है ना, और ये मैक्सिमम वही बच्चे हैं जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स से ही पढ़ना शुरू किया, मैक्सिमम वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग ईच एंड every class to an extent which I love it, I don't like it, I love it, ठीक है। बट रिवाइज जरूर करके आए, वही आपका सिलेक्शन जरूर कराएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों एंड स्पैमर्स ऑल्सो। जाओ तुम भी खाना खा लो।